तो RH फैक्टर से शुरुआत करते हैं। RH फैक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस RH फैक्टर से पूछ जाते हैं। तो आखिर ये RH फैक्टर होता क्या है? आपको भली भांति पता है कि मान लीजिए RBC है, RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, ये आप सब अवेयर हैं इस बात से लेके, और इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, ये भी आप अवेयर हैं इस बात से लेके। तो सरफेस के ऊपर एंटीजन और अंदर एंटीबॉडी, और आप ये भी जानते हैं कि एंटीजन के वजह से ही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन, राइट। अब होता क्या है कि अभी जैसे आप ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसका मतलब कारण ये है कि इसके सरफेस के ऊपर ए रहेगा। ब्लड ग्रुप बी है तो इसका कारण ये है कि इसके सरफेस के ऊपर बी है, राइट। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट ये है कि अगर आपके पूरे आरबीसी के ऊपर एक एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट हो, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो, एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो, तो अगर आपका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी स्मॉल बी है तो ऑब्वियसली बात है आपका ब्लड ग्रुप तो ए होगा ही होगा, बट एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी के कारण है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। होता क्या है कि इसमें कि अगर आपके सरफेस के ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा, So this RH factor was given by Landsteiner and Weiner. This RH factor was given by Landsteiner and Weiner, and it is a antigen protein present on the surface of RBC. So अभी हमने देखा कि एंटीजन प्रोटीन है सरफेस ऑफ द RBC पे प्रेजेंट होगा, and the organism are RH positive if have the antigen present, और करीब 93% इंडियंस जो होते हैं RH पॉजिटिव होते हैं, 93% इंडियंस आर RH पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है कि द चाइल्ड ब्लड ग्रुप बी ओ हैज अ बी फादर, मतलब ऐसा है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी? फादर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि इसका फादर का ब्लड ग्रुप ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओ वाला भी आ रहा है, ये इंटायरली बी हो जाएगा, ये ए भी हो जाएगा, ये इंटायरली ओ हो जाएगा, तो फादर का ब्लड ग्रुप बी आना चाहिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए क्रोमोसोम के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या होता है क्रोमोसोम और कैसे काम करता है क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, तो क्रोमोसोम का सबसे पहले जो टर्म है वो वेलेंगर ने दिया था। द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वेलेंगर, एंड दे आर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द होफमिस्टर। ये होफमिस्टर ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था कि क्या होता है आखिर क्रोमोसोम। तो दे आर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द होफमिस्टर इन पॉलन मदर सेल्स ऑफ ट्रेंडेंसिया, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम सबसे पहले फंजाई में रिपोर्टेड है, एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड इन ट्राइलियम। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सबसे छोटा क्रोमोसोम आर रिपोर्टेड इन फंजाई और सबसे बड़ा क्रोमोसोम रिपोर्टेड इन ट्राइलियम। सबसे पहले टर्म वेलेंगर ने दिया था और ऑब्जर्व किया था कि होफमेस्टर ने। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कि दिस इज द मेड अप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी। इसका मतलब कलरफुल बॉडी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, देखिए स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये ऐसे ही एक्स शेप का होता है, और उसके टिप पे अगर हम देखें तो इसके टिप पे आपको नजर आएगा दैट इज कॉल्ड टीलोमियर। द टिप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर, इसको हम टीलोमियर कहते हैं। तो टिप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर, राइट। जस्ट टीलोमियर से नीचे देखेंगे तो देयर इज अ क्रोमोमियर। यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमोमियर। टीलोमियर के जस्ट नीचे जो रेड कलर का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोमोमियर, और क्रोमोमियर में ही जीन होता है। क्वेश्चन आता है कि वेयर द जीन आर लोकेटेड, the gene are located at the chromomere, which is present beneath the telomere. Telomere is the uppermost part of the chromosome, right?
जो ये आर्म है, इस आर्म को हम क्रोमेटिड बोलते हैं, दिस इज अ क्रोमेटिड, और ये आर्म जाके सेंट्रोमियर से अटैच रहता है, सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाता है। तो दिस आर्म इज कॉल्ड क्रोमेटिड विच इज अटैच टू द सेंट्रोमियर, ये अटैच होता है सेंट्रोमियर से, तो सेंट्रोमियर से आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, राइट। सो what is a telomere? Telomere is the uppermost part. What is a chromomere? The beneath the telomere, chromomere is present where the genes are located, और ये सारे क्रोमेटिड आर्म होते हैं जो कि जाके हमारे सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. Now we are talking about we are talking about some chromosomal theory, and इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होता है. तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होता है कि chromosomal theory of inheritance. So this theory is believed that the chromosome are vehicle of hereditary information. Obvious सी बात है कि ये थ्योरी बताती है कि जो क्रोमोसोम होता है वही उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं. लाइक अगर मान लीजिए कि मदर है या फादर है, तो मदर और फादर से जो भी इंफॉर्मेशन है दे आर ट्रांसफर इनटू द ऑफस्प्रिंग by this process, right, by this help of chromosome. So this theory is believed that the chromosome are vehicle of hereditary informations having the Mendelian factor or gene which segregate during the transmission from one generation to the next generation. तो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे मतलब कि सेग्रीगेट होता है, कैसे सेपरेशंस होता है, कैसे दोनों क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस. जैसे कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर का एक्सचेंज होता है. So this theory believe that the chromosome are vehicles of the hereditary information having the Mendelian factor or gene which segregate during the transmission of one generation to the next. And this chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Vobry. I have a question है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर और आता रहता है कि द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड वोबरी. सटन एंड वोबरी ने कहा था, ये प्रपोज किया था, द क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ द मेंडेलियन फैक्टर. क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, राइट. सो दिस इज इट इज अ क्रोमोसोम एंड नॉट अ जीन. देखिए क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द क्रोमोसोम, व्हाट इज द जीन. हालांकि एनसीईआरटी में एक टेबल भी बनाया हुआ है, उसको आप रीड कीजिएगा जरूर. तो क्रोमोसोम नॉट अ जीन विच सेग्रीगेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट. देखिए कहने का मतलब ये है कि जीन कभी सेग्रीगेट नहीं होता. पूरा अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाए, क्रोमोसोम अगर हट जाए, समझ रहे हो, क्रोमोसोम अगर हट जाए, ठीक है, क्रोमोसोम अगर हट जाए तो तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तब उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगा, अगर क्रोमोसोम पूरा हट जाए तो मतलब कि पूरा का पूरा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, बट जीन कभी नहीं जाता है. जीन इंडिपेंडेंटली किसी के अंदर सेग्रीगेट नहीं होता है. अगर जीन होने लगे तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर को बहुत ही आसानी से सही कर पाएंगे. आप पढ़ेंगे जीन थेरेपी, एक जीन थेरेपी होता है ह्यूमन हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी में. जीन थेरेपी में यही होता है कि जो फॉल्टी जीन को हम निकाल के उसके जगह पे कोई फंक्शनल और नॉर्मल जीन को रिप्लेस कर देते हैं. तो अगर क्रोमोसोम ही डाल दे तो क्यों नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है. जीन कभी इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन है. तो व्हाट इज द फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? What is the feature of chromosomal theory of inheritance? So they are expanded by, क्योंकि chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Vobry, but उन लोगों को लगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करना बहुत जरूरी है, कुछ बदलाव बहुत जरूरी है. अगर बदलाव कर देंगे तो शायद लगता है कि इसमें काफी कुछ बेहतर किया जा सकता है. तो इस बदलाव को किया है टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन ने, स्टूवेंट और ब्रीजेस ने. तो the breezes between one generation to next generation through the sperm and ovum, ये एक ब्रीज बनाता है स्पर्म एंड ओवम को, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाने के लिए, राइट. सो देखिए ये थ्योरी बताती है कि बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मेल चाइल्ड हो गया है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेल यानी स्पर्म का है. अगर फीमेल चाइल्ड हो गया है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन फीमेल का है, बट ऐसा नहीं है.
ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट कंबाइनिंग ऑफ स्पर्म, जैसे कंबाइन विद द स्पर्म एंड ओवम. अगर स्पर्म के पास एक्स वाला क्रोमोसोम है, जाके एक्स से टकराएगा तो फीमेल होगा. स्पर्म का जो हेड वाला वाई वाला पोर्शन जाके एक्स पे टकराएगा तो फीमेल होगा. जब मैं फाइनल ईयर में था तो एक रिसर्च मैंने अपने से ही स्टार्ट कर दिया था. एंड आई थॉट कि क्या हम क्वाइटस के पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या कि हमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए. अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. लोग अबॉर्शन करा देते हैं, लोग लड़कों के चक्कर में 3-4 अगर लड़कियां हो जाती हैं तो उसमें काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आए, क्योंकि मेरे दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं. तो मैंने एक प्रोफेसर से बात किया, गायनी के प्रोफेसर से. तो उन्होंने कहा नहीं ये सब बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है. मुझे लगा ठीक है. तो मैं काफ़ी रिसर्च करने लगा, बाहर फॉरेनर जर्नल्स के बुक पढ़ने लगा, इसके बारे में बहुत सारे तथ्यों के बारे में देखा. फिर मैं दूसरे प्रोफेसर से मिला, मेरी अभी भी आइडियल हैं, बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है. तो जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि कैसे पॉसिबल है कि आप, मतलब कि अगर बच्चे, कोई लोग सोच रहे हैं कि हाँ मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है. मैंने उनको एक चीज़ बताया, मैंने, हालांकि मैं पूरा लिख के लेके गया था. एक चीज़ बताया कि आप देखिए मैडम, क्या होता है कि जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है वजाइना के अंदर, तो उसमें बहुत सारे स्पर्म में एक्स होता है, बहुत सारे स्पर्म में वाई होता है. आप तो हम बता नहीं पाएंगे कि किसमें स्पर्म होता है, किसमें एक्स होता है, किसमें वाई होता है. मैंने एक प्रिंसिपल बताया, हालांकि बहुत सारे प्रिंसिपल थे, ठीक है. तो मैंने कहा कि होता क्या है कि मैंने बहुत सारे स्टडी किया और उस स्टडी में पता लगाया कि जो वाई कंटेनिंग स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी बहुत फास्ट होती है. ऐसा ब्रिटिश जर्नल ने लिखा है कि जो वाई कंटेनिंग स्पर्म है दे मूव फास्टर एज कंपेयर टू द एक्स क्रोमोसोम. उन्होंने कहा ठीक है. फिर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हमें टाइम पता चल जाए कि ओवुलेशन हुआ है और उसी टाइम में क्वाइटस हो जाए, तो देयर इज चांसेस टू मीटिंग ऑफ वाई स्पर्म इज मोर देन द एक्स, राइट. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर 4 स्पर्म है उसमें से एक जो है बहुत तेजी से जा रहा है, एक थोड़ा नीचे से जा रहा है, तो तेजी वाला आगे पहुंचेगा, ठीक है. तो वाई के चांसेस है लड़का हो जाएगा. मैंने कहा अरे कमाल का बात, अपना थीसिस दे दो. मैंने दे दिया और 2-3 दिन के बाद उन्होंने पढ़ के कॉल किया, ठीक है. उन्होंने कहा कि ठीक है बट ये छप नहीं पाएगा क्योंकि ये लीगल नहीं है. आप अगर सोचोगे ICMR में छपवा दूं तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत खिलाफ वो हो जाएगा, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी. मेरा ये सारा चीज़ कंसेप्ट छप ही नहीं पाया, ठीक है. बट मुझे पता नहीं क्यों ये लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत है. मतलब हम टाइम ऑफ ओवुलेशन को भी पता लगा सकते हैं कि किस दिन ओवुलेशन हुआ है. एक ओवुलेशन किट आती है, ओवुलेशन किट, जैसे प्रेगनेंसी किट आती है वैसे ओवुलेशन किट आती है. वो बता देगा कि ओवुलेशन हुआ है और आराम से मेल और फीमेल चाइल्ड हो सकता है. इसी कंसेप्ट ने और भी बहुत सारी इसमें थ्योरी थी, और भी बहुत सारी चीज़ों को करना होता है, और उससे हम एग्जैक्ट बता देंगे कि उसको क्वाइटस के पहले ही बता देंगे कि मेल है या फीमेल है. बट ये अल्टीमेटली नहीं हो पाया. खैर देखते हैं, कभी मौका मिले तो करते हैं. तो बोथ स्पर्म एंड ओवम कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, एंड द लॉस ऑफ कंप्लीट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर कोई भी पार्ट लॉस हो जाता है, तो मतलब एक तो डिजीज तो हो ही जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट अगर लॉस हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है. द लॉस ऑफ कंप्लीट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम. द फादर इसके हैं TH मॉर्गन, दैट इज थॉमस एंड मॉर्गन, and the father of experimental genetics, and he worked on Drosophila melanogaster, that is a fruit fly. तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और एक बार जब BHU अलग सेपरेट एग्जाम होता था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था कि दिस ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर इज they are produced
या ग्रो ऑन द राइपन बनाना, तो राइपन बनाना पे ग्रो करते हैं। लिंकेज के बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं।